नमस्कार। हमारी खास पेशकश शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर सुमित कुमार निरंजन। डॉक्टर सुमित पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन समाज सेवा के जो ये कार्य कर रहे हैं वो इतने अद्भुत और कहना चाहिए कि अनुकरणीय हैं कि यदि सारे ही चिकित्सक हमारे देश के डॉक्टर सुमित कुमार जैसे हो जाएं तो स्वास्थ्य जो है हमारे सिस्टम का और मरीजों का भी बहुत बेहतर हो सकता है। आइए उनसे चर्चा करते हैं। डॉक्टर सुमित, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत स्वागत। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप ही अपना तारुफ खुद हमारे दर्शकों को कराएं और बताएं कि क्या खूबी है जो लोगों को रास नहीं आ रही। देखिए, ऐसा बात नहीं। पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस लायक समझा है कि मैं आपके समक्ष बैठ के आपको एक इंटरव्यू दे रहा हूँ। और मेरा मैं डॉक्टर सुमित कुमार निरंजन, जैसा कि आपने बताया, मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड की उपाधि है मेरे पास और एमडी मेडिसिन और एमबीबीएस किया है मैंने। तो मेरा सीधा सा एक लक्ष्य है, छोटा सा एक करियर है, अभी शुरुआत है, प्रारंभ ही हुआ है। बट मेरा सोचना ये है कि हमारे जो पेशेंट्स हैं, जो खास करके गरीब तबके के पेशेंट हैं या अशिक्षित वर्ग के पेशेंट्स हैं, मरीज हैं, जी तो उनको सर्वोच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं हम कैसे प्रदान करें, जी उसी मैं तो ये पहले से ही कर रहा हूँ और जीवन पर्यंत करता ही रहूँगा प्रयास। बट इसकी जो एक अवेयरनेस पब्लिक में फैलानी कैसे है, आम जनमानस को इससे अवगत कैसे कराएं, उसके लिए मैंने इस तरीके के शिविर का एक आयोजन किया जी कि भाई इससे हमारी आम जनता के साथ साथ जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए जो सिस्टम है उनको भी ये समझना चाहिए कि भाई जो गरीब तबके के पेशेंट्स हैं, जिनके पास पैसे ज़्यादा है नहीं, पर उनको भी मैं दो चीज़ें, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो बिंदु ऐसे हैं जीवन के कि ये सबका हक है। स्वास्थ्य और शिक्षा सबको ही मिलनी चाहिए, बिल्कुल। चाहे वो गरीब तबके के लोग हों या कैसे भी हों। वो अशिक्षित और गरीब हैं तो उसका एक बड़ा कारण है कि उनको शिक्षा शायद मिली नहीं। कि उसके कारण क्या थे, उसका एक कारण पैसा ही है। जी बिल्कुल सही कहा। तो मेरा स्वास्थ्य से मैं जुड़ गया हूँ, तो मेरा यही सोचना है कि एटलीस्ट कम से कम गरीब तबके के जो लोग हैं उनको स्वास्थ्य की सर्वोच्च सेवाएं हम दें, निम्न दामों पर दें या बिल्कुल ही निःशुल्क दें। जी और हम ऐसा कर भी सकते हैं। जी स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जी जो सिस्टम है, जो कार्य प्रणाली है, जी उसके अंदर वो क्षमताएं हमेशा से मौजूद थी, हैं और रहेंगी जी कि अगर वो 10 मरीजों का इलाज करते हैं तो एक दो का कम दाम या निःशुल्क कर भी सकते हैं। जी बिल्कुल। उसमें किसी की बुराई नहीं है, जी मरीज का भी भला है और डॉक्टर का भी है, जी उसका एक अनुभव बढ़ता है। जी तो मैं तो यही चाहता हूँ कि सारे जो मेरे सीनियर्स हैं, जी मैं उनसे सीखता हूँ, सीखा हूँ और हमेशा सीखता रहूँगा। जी तो उनसे सीखते हुए, उनके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, उनसे आशीर्वाद और छोटे भाई बहनों के अपने प्यार से चलते हुए मेरा एक ये संदेश है जी कि हम, और सबसे ये आग्रह भी है, विनम्र आग्रह है जी कि वो एक गरीब तबके के जो व्यक्ति हैं, जो मरीज हैं, जी उनको सर्वोच्च स्तर की सेवाएं कैसे हम प्रदान कर सकते हैं, अपनी सीमाओं में रहते हुए या कभी कभार सीमाओं से बाहर जाकर भी। जी सीमाओं से मेरा मतलब एक पैसे को लेकर ही है, जी क्योंकि वही एक चीज़ है जो इससे रोक रही है। जी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी नहीं है। जी सुमित, आप बहुत अच्छा जो कहना चाहिए कि लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और जो आपकी सोच है वो एक गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने की है। बातें बहुत होती हैं डॉक्टर सुमित, आपने भी देखा होगा, तमाम पॉलिटिशियंस हों, तमाम सरकारें हों, उनका भी जो कहना चाहिए कि लक्ष्य बताया तो यही जाता है कि कम से कम नहीं तो शिक्षा और स्वास्थ्य जो है हर आदमी का हक है और वो हक उसको मिलना चाहिए। लेकिन देखने में जो पिछले 10-20 सालों में आया कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही जो सेक्टर हैं
वो उनका व्यवसायीकरण इतना ज़्यादा हो गया है कि मुनाफे का धंधा हो गया है। बहुत बहुत बड़े बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं शहरों में, गांव में, अब तो छोटे छोटे कस्बों में भी जो है चिकित्सा सुविधाएं कहने के लिए बहुत मुहैया होने लगी हैं। हाईटेक अस्पताल बन रहे हैं, प्रचारित किया जाता है कि हमारे यहाँ इतने आईसीयू हैं, हमारे इतने बिस्तर का हमारा हॉस्पिटल है, तमाम ये चिकित्सक हैं जो हम यहाँ पर सेवाएं देते हैं, वगैरह वगैरह। हेल्थ प्लान्स भी बहुत हैं, इंश्योरेंस कंपनियों ने भी इस बीच बिल्कुल जो है Absolutely. देख लिया कि एक ये बहुत ही ऐसा जो कहना चाहिए कि क्षेत्र है जहाँ हम अपना धंधा कर सकते हैं। तो वो भी एक कारण है कि बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, लेकिन कई विसंगति हैं। उन विसंगतियों पर ना जाते हुए मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। और दूसरी तरफ आप जैसे लोग हैं जो वास्तव में चाहते हैं कि हम सेवा के लिए इस प्रोफेशन में आए हैं, हमने हमारी जो पढ़ाई है वो सेवा के लिए समर्पित हो। और स्वाभाविक सी बात है कि भरण पोषण के लिए हर व्यक्ति को धन की आवश्यकता होती है, तो निश्चित तौर पर आपको भी होगी, वो भी सही बात है कि होना भी चाहिए। लेकिन ये जो व्यवसायीकरण हो रहा है और जिस तरह से इलाज महंगे से महंगा होता जा रहा है, आपने भी महसूस किया होगा कि कोविड काल में लोगों के घर बिक गए, मकान बिक गए, और जबकि उस बीमारी का एक कोई सटीक इलाज था भी नहीं। लेकिन किस बात का इलाज हो रहा था, ये बात अब आपसे बेहतर कौन जान सकता है, और इस बात पे जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन इलाज जो है आज की तारीख में इतना महंगा हो गया है कि व्यक्ति जो पहले के जमाने के लोग थे, वो जो अपनी कमाई का एक भाग बचत के लिए इस्तेमाल करते थे, तो उनका उद्देश्य होता था कि रिटायरमेंट के बाद मुझे मकान बनाना है, या अपनी बेटी की शादी करना है, या बच्चे के एजुकेशन के लिए इस पैसे को खर्च करना है। लेकिन अब उसका भी आधे से ज्यादा पैसा उन्हें इलाज के लिए रखना पड़ता है कि कहीं अस्पताल के दर्शन करना पड़ गए तो पूरी जमा पूंजी चली जाएगी, और होता भी यही है। आप जो उद्देश्य लेकर चले हैं, तो क्या वाकई डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इलाज वाकई इतना महंगा है, या उसको इतना ग्लैमराइज कर दिया गया है कि वो महंगा हो गया है? जैसे आप भी कर रहे हैं, आप भी निःशुल्क शिविर लगा रहे हैं, आप भी मरीजों का निःशुल्क इलाज कर रहे हैं, निश्चित तौर पे पैसा खर्च होता होगा, और आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से अफोर्डेबल प्राइस पे ही हो रहा होगा। तो ये बात किस तरह से लोगों को समझ में आए, स्वास्थ्य विभाग को समझ में आए, और लोग अवेयर हो सके इस बात के लिए, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, आपके जो वक्तव्य में जो 2-3 बिंदु हैं, तो पहला तो मैं कोरोना को लेकर आपका वो मिसाल दी थी मैंने, 2 मिनट लूँगा। कोरोना काल में मैं दिल्ली में सेवाएं दे रहा था। हमारे सम्मानीय डॉक्टर के सेठी पद्मश्री कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, तो उनके दिशा निर्देश और अनुकरण करते हुए हमने बिल्कुल ही जो गाइडलाइंस दिशा निर्देश थे जैसे बदल रहे थे, जो हो रहा था, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही थी, हम इलाज दे रहे थे, बेहतर से बेहतर प्रयास कर रहे थे। और मैं ही, मुझे लगता है, एक अकेला डॉक्टर था अपने हॉस्पिटल में जिसको कोरोना से ग्रसित हुआ नहीं, तो सबकी ड्यूटीज़ भी मैं ही कर रहा था जी। बट देखिए, सीमाओं का और सीमा के बाहर की जो मैंने बात की थी, मैं उस पर फिर से आना चाहता हूँ। उसका मतलब ये था कि देखिए, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, अस्पताल हैं, जो प्राइवेट अस्पताल, वो गवर्नमेंट एडेड होते नहीं हैं, तो उनमें एक्चुअली जैसे 100 स्टाफ हैं, कर्मी हैं, या 200 कर्मी हैं, तो उनका सबका ध्यान रखना, मशीनों का ध्यान रखना, ये सब करना, तो उसके अंदर बहुत ही प्रयास लगते हैं, पैसे से भी लगते हैं, टेक्निकल लगते हैं। तो ये चीज़ें जनरल पब्लिक तक पहुंचाने की ज़रूरत है जो नहीं पहुंचती। बट उसके बावजूद भी मैं फिर से वहीं आ रहा हूँ, सीमाओं में रहते हुए और कई बार सीमाओं से बाहर जाकर भी हमें ये सोचना है कि गरीब तबके का कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य की सर्वोच्च सेवाओं से अछूता ना रहे, उसको वो सेवाएं प्रदान करना एक उसका, कह सकते, संवैधानिक एक हित और हक होना चाहिए, मौलिक अधिकार है। यस, दैट इज व्हाट, सॉरी, सो एक मौलिक अधिकार हो जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति बीमार है, चाहे उसके पास पैसा है या नहीं है, आपको उसको स्वास्थ्य सेवाएं देनी है, वो भी सर्वोच्च स्तर की देनी है। बिल्कुल, मेरी बात आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो मेरा जो दर्द है वो वहाँ है जी, कि चलिए, एक मरीज, एक बिजनेसमैन आते हैं, व्यापारी आते हैं जी, एक इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, एक किसी के पास बीमा योजना है जी, वो दे देते हैं पैसे, और ठीक है, हॉस्पिटल अस्पताल ले रहा है तो उसमें बुराई नहीं है, योग्यता है डॉक्टर की वैसी, तो उसको मिलेगा पैसा। 15-20 साल लग जाते हैं, इट टेक्स, आधी लाइफ गुजर जाती। मेरी खुद की उम्र 33 वर्ष है, और 8 से भी
14-15 साल तो मुझे ही हो गए पढ़ते हुए, और अभी मैं अपने करियर के एकदम शुरुआत में हूँ, प्रारंभ में हूँ, और मैंने एक ऐसा कदम उठाया है जो कि मुझे नहीं पता मुझे कहाँ लेकर जाएगा। जी क्योंकि कुछ मेरे ही स्वास्थ्य विभाग के लोग मेरे विपरीत हो गए हैं, जी बट मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे खुद के 2 दुर्घटनाग्रस्त 2 बार हुआ हूँ। जी आधे आधे घंटे बेहोश रहने के बाद, आप समझते हैं, इतना सारे लोग ही समझते हैं, मैं बचा हूँ। जी तो मुझे लगता है कि जीवन ये दो एक गेम्स होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं मूवीज आती हैं। एक पिक्चर आई थी अभी, वो जंगल समथिंग लाइक दैट, जी इसमें रॉक था, वो एक लाइफ 2 लाइफ। तो मेरी तो 2 जीवन जा चुके, ये तीसरा जीवन है। तो शायद 1 साल का है, 10 साल का, 100 साल का, मुझे पता नहीं। तो मैं चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग के अंदर एक ऐसा बदलाव आए कि बड़े बड़े डॉक्टर्स, जो कि बहुत योग्य, हमारे डॉक्टर, ऐसे देश में कमी नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, योग्य डॉक्टर्स की, जी शायद उनकी संख्या कम हो। और वो संख्या होने का कारण भी ये है कि एक सर्वोच्च स्तर का योग्य डॉक्टर बनना सबके बस का नहीं है। उसके अंदर मानसिक प्रयास, पैसे का प्रयास, और शारीरिक प्रयास, और अनुभव, और उसके ऊपर सबसे ज्यादा इच्छा शक्ति। कोई डॉक्टर 24 घंटे अगर काम करना चाहता है तो वो कर सकता, उसे कोई रोकने वाला नहीं है, पर उसके अंदर वो इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए इन सब चीज़ों के बावजूद। और फिर उसके बाद उसके पास ये भी होना चाहिए सोच के, नहीं, हमने गरीब आदमी को भी इलाज तो देना ही है। जी जैसे हमारे आईसीयू मान लिया अगर 10 बिस्तर हैं, जी तो हम चाहें कि ठीक है 8 या 7 बिस्तर हैं, पर हम 2-3 बिस्तर पे ऐसे मरीज भी रखें। बिल्कुल। या हम अगर 10 ऑपरेशन करते हैं दिन के, शल्य जो चिकित्सा देते हैं, जी तो हम चाहेंगे कि वो शल्य चिकित्सा 10 मरीजों को हम दे रहे हैं तो 1 और 2 को कम दामों में, या 1 को निःशुल्क भी दे सकते हैं। जी क्योंकि देखिए, जीवन की कोई कीमत नहीं है। डॉक्टर का पेशा और धंधा लोग भगवान का रूप कहते हैं, जी बहुत बड़ी बात है, कृतज्ञ हो जाते हैं हम ऐसी बातें सुन के। तो जब लोग आपको ऐसा मान रहे हैं तो बिल्कुल, उस धर्म भगवान का तो आप पालन बन, और कर्म उस तरीके का रख सकते हैं कि 9 मरीजों को देख लिया, 9 बिस्तर पे बेड पे पेशेंट है, 9 की शल्य चिकित्सा की है, तो 1 की निःशुल्क या कम दाम में करेंगे तो कुछ होगा नहीं ज़्यादा, पर हाँ, समाज प्रेरित होगा, थोड़ा सा होगा तो ये प्रयास बढ़ेगा। और जैसे कि बाकी की योजनाएं, हमारा देश भी एक गांव था, एक ये था, आज़ाद हुआ, हम बहुत आगे बढ़े, पीछे गए फिर आगे बढ़े, यही जिंदगी है और वो आगे बढ़ेंगे। तो हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इस तरह से इसे एक क्रांति भी कह सकते हैं। और दूसरी चीज़, जैसे कि अशिक्षित वर्ग के लोग, मेरे पास गरीब लोग आते हैं, 10 साल की बच्ची है, स्किन के डिसऑर्डर, चर्म रोग विशेषज्ञ की ज़रूरत थी, मैंने 2 देखे ऐसे। और ऐसे लोग जो भी अशिक्षित आ रहे हैं, 50, मैंने अभी अपना घर गया था वृद्धाश्रम में, वहाँ 50 लोग, तो मैं सबको हिंदी में ही पर्ची लिख रहा हूँ, परामर्श से लेके तकलीफ। और जी, एक वक्तव्य भी मैंने दिया तो अंग्रेजी में स्लाइड्स थी, तो मैंने बोला कि जिनको पढ़ना है अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, मैं हिंदी में ही बोलूँगा, क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पे चलेगा, फेसबुक पे चलेगा, तो आम जनता जो देखे तो वो गूगल की जगह हमारा वीडियो देख ले, और सही जो चीज़ें हैं, तथ्य हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में तथ्यों की बहुत कीमत है। जी बिल्कुल सही। स्टडीज, परीक्षण की बहुत कीमत है, उसमें बहुत पैसा, बहुत मस्तिष्क लगा के लोग उसका जो है परिणाम निकालते हैं। तो हम उसको भी हिंदी में ही बोले हैं पूरा, जिससे कि लोग, आम जनता, उन्होंने पूछा था, मैंने कहा नहीं, मैं आम जनता के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि सारे डॉक्टर्स को ये गाइडलाइंस पता है, उनको दवाइयाँ पता है, हो सकता है मैं 1-2 स्टडी नई कोट कर भी दूँ उसमें, बट जो आम जनता है उसको तो पता चले, समझ में आता। जैसे कि आम जनता को ये पता है कि भाई पिक्चर में देखते हैं, गूगल में पढ़ते हैं कि हार्ट अटैक हो गया, सीने में दर्द, पर मैं ये गौर कर बोलना चाहूँगा कि जैसे कि हार्ट अटैक, सीने में दर्द तो है, वो आपके जबड़े तक जा सकता है, पेट की नाभि तक दर्द जा सकता है, पीछे जा सकता है, खास करके जो डायबिटीज़ के मरीज हैं या जो स्त्रियां हैं, उनके अंदर जो ये लक्षण होते हैं हार्ट अटैक के, ये ऐसे होते नहीं है कि बिल्कुल टिपिकल उनको चेस्ट पेन होगा ही, सीने में दर्द, कईयों को उल्टी ही आती है, कईयों को पसीने ही आते हैं। और जैसे कि शुगर वाले मरीजों में डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं, जो कि नस होती है उसके तंत्र में, मानसिक तंत्र का जो हिस्सा होता है उसके अंदर वो शिथिल पड़ जाते हैं, तो उन्हें दर्द नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ने के बाद थोड़ी पता चलती है। तो इस चीज़ से भी लोग को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप सीने में दर्द को ही हार्ट अटैक मान के चलें, ऐसी कोई चीज़ हो रही है आपको
कि सीने में आपको जलन है, घबराहट है और आप शुगर वाले मरीज हैं, आप स्त्री हैं, आपको लग रहा है कुछ बेचैनी है, कुछ पसीना है, कुछ अनईजी लग रहा है हमको या सांस फूल रही है, तो उसको भी एंजाइना इक्विवेलेंट मानते हैं। इसका कि मतलब सीने में दर्द जो होता है उसको एंजाइना बोलते हैं, उसके समानांतर, मतलब सीने में दर्द के समानांतर कहते हैं उसको। तो उससे भी मैं अवगत कराना चाहता हूँ और ऐसी कई ढेर सारी चीज़ें हैं मेरे पास। जैसे समय रहेगा मैं अपने प्रयास करता रहूँगा। सुमित जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो काफ़ी अहम है। आप ये जो समाज के प्रति आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, उसके लिए निश्चित तौर पर आप साधुवाद के पात्र हैं और बहुत ही नेक काम आप कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर आपने जैसे कहा कि आप अकेले चल रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि आप अकेले चलेंगे तो कारवां बढ़ता जाएगा और आप जैसे और भी बहुत लोग आपसे जुड़ेंगे और आपकी ये मुहिम जो है एक निश्चित तौर पर एक आंदोलन बने, यही हमारी कामना भी है। लेकिन जिस बीमारी में जो हृदय रोग के जो मरीज़ हैं, ख़ासतौर से हार्ट से और बीपी से रिलेटेड जो मामला है, बहुत बढ़ता जा रहा है और निश्चित तौर पर उसके लिए हमारी आपाधापी की ज़िंदगी, भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी है। लोग बहुत ध्यान अपना रख नहीं पाते। भले ही इंटरनेट आ गया है, चीज़ें हैं, अवेयर बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनके ज़रिए हम जानकारी ले लेते हैं, लेकिन कई बार ये जानकारियाँ जो है, जो अधकचरा ज्ञान जो होता है ना, वो भी घातक हो जाता है। तो लोग अपने दिल का ख्याल किस तरह से रख सकते हैं और किस तरह से वो, यदि उन धन का उनको अभाव है या बड़े हॉस्पिटल में वो जा नहीं सकते हैं, तो उसके लिए वो किस तरह से अपनी दिनचर्या में भी बदलाव करें या उन्हें हेल्थ की मतलब इन्हें उपचार की ज़रूरत है, तो वो किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे या किस तरह से आप उनको सुझाव दोगे कि यदि आप उस बीमारी से या उस तकलीफ से आप दूर हो सकें? देखिए, ऐसा है, ये बिल्कुल बहुत ही वाजिब बात आपने सामने लाई है अविनाश जी, कि हमको अपनी जीवन शैली और दिनचर्या पे ध्यान देना है। सारी आम जनता के लिए मैं बोल रहा हूँ, अपने लिए भी, आपके लिए भी, हमारे जो समक्ष बैठे हुए हैं जी, कैमरामैन जी हमारे या और भी लोग हैं, सबके लिए ही ये है कि हमें अपनी जीवन शैली और दिनचर्या बदलनी ही होगी, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसीजेज है जी। हाँ, इनका पैतृक संबंध भी है जी, वो है, बट देखिए दो चीज होती है, मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर एंड नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स, मतलब जिनको बदला जा सकता है या जिनको नहीं बदला जा सकता। तो जिनको नहीं बदला जा सकता उनका कुछ नहीं कर सकते, पर जो बदले जा सकते हैं जी, जैसे कि अपनी स्मोकिंग की हैबिट है, धूम्रपान की हैबिट हो गई है जी, एक वो हो गई है, या हम रात में बहुत देर से सो रहे हैं जी, या हमारी जीवनचर्या कुछ ऐसी जीवन शैली चल रही है कि हम स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं आजकल की। तनाव, पहले इतना हम महत्व नहीं देते थे उसको, हार्ट संबंधित हृदय रोगों के लिए, बट अभी जो नई स्टडीज आई हैं, नए परीक्षण हुए हैं, उनमें तनाव एक बहुत बड़ा कारण बन के सामने आया है कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा कारण है। आपके वसा के घटक आपके खराब हो सकते हैं, आपके खान पान की वजह से खराब हो सकते हैं, आपकी जीवन शैली से खराब हो सकते हैं जी, धूम्रपान से खराब हो सकते हैं। पर ये जो एक चीज़ है, जीवन शैली, दिनचर्या, कि आप आधे घंटे रोज थोड़ा सा व्यायाम, 20-30 मिनट हल्का व्यायाम करें, 7 दिन में से 4 दिन हफ्ते के निकालें व्यायाम के लिए, है ना, और उसके अलावा अपने खान पान को अच्छा रखें जी, जैसे कि रेड मीट हो गया या वसा के घटक वाली जो चीज़ें हो गई, उनको हम कम लें, अवॉइड करें, या लें तो एक स्तर तक लें। हमें ये पता हो कि हाँ जी, हमने हफ्ते में 1 दिन खा लिया, शनिवार को हो गया तो बस, हमें पता होना चाहिए कि ठीक है यार, हमें थोड़ा सा अपनी दिनचर्या, जीवन शैली को बदलना होगा। बिकॉज एज दे से, ऑल ऑफ माई सीनियर्स एंड ग्रेट दिस दे ऑल से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब कि रख रखाव उपचार से बेहतर है जी। तो हमें उपचार की ज़रूरत ही ना पड़े, हम तो ऐसा चाहते हैं। हम अपने मरीजों को बोल कर भी भेजते हैं, जैसे बरेली से, पिपरिया से आते सिवनी, हम बोलते हैं देखिए, सबको व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं, माताओं किसी को, और व्यापारिक रिश्ते किसी से नहीं रखते। आप सामने आपको बड़ा भाई मान लिया तो मान लिया, आप न्यूज़ के एंकर बाद में हमारे लिए बड़े भाई हैं तो हैं, आज से हमेशा हैं, जीवन पर्यंत। ऐसे ही सबसे, मरीजों से, इनसे, सबसे। तो हम सबसे यही कहते हैं कि माता जी, आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपने कोई छोटी चीज़ होगी हमने बता देना, हमें कोई रिपोर्ट होगी हम वहीं से लिख देंगे, यहीं से दवाई लिख देंगे, आना नहीं, अपना पैसा और समय बचाओ जी। बुंदेलखंडी लोग हैं, गरीब लोग, उनको स्पेशली मैं उनको बीपी की मशीन, दवाइयाँ भी दे के अपनी तरफ से कि तुम देखते रहना, मुझे बताते रहना, भागना नहीं। बिल्कुल कि तुम 10 दिन बाद फिर आके खड़े हो गए, हमने कुछ किया और फिर चले गए। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना, हमसे बात डायरेक्ट करो। तो लोग हमसे संवाद करते हैं,
माताएं जी बुंदेलखंडी में पूछती हैं, बेटा खाना खा लो, कहाँ चल रहा हो। एक दिन में मेरे ऐसे उनसे रिश्ते बन जाते हैं। फिर वो फ़ोन छोटी छोटी चीज़ के लिए करते हैं, मैं उठाता रहता हूँ जी कि मुझे लगता है कि ऐसा ना हो मैं फ़ोन ना उठाऊँ और वो पता चला बरेली से यहाँ आ गए, 2 घंटे ख़राब कर दिए जी और बात कुछ थी ही नहीं। जी तो मैं इस सिद्धांत पे चल रहा हूँ कि देश के गरीब व्यक्ति जो हैं, अशिक्षित हैं, वो बहुत ही, वो भी अच्छी चीज़ नहीं है, उसको भी सोचना चाहिए। पर वो मेरा जो क्षेत्र है स्वास्थ्य का है, तो मैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेके पूरे तरीके से प्रतिबद्ध हूँ। इस तरीके से इस लक्ष्य को लेकर चल रहा हूँ और आप लोगों की दुआएं और आशीर्वाद रहेगा तो कोशिश करेंगे, प्रयास पूरा है। डॉक्टर सुमित, हमारी भी यही मतलब कहना चाहिए आपको शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करेंगे कि जो मुहिम आपने शुरू की है वो एक अभियान बने। आप अकेले चले हैं, आपके साथ और भी लोग आएँ, और भी आप हार्ट से संबंधित रोगों के जानकार हैं तो अन्य रोगों से संबंधित लोग भी बिल्कुल। आपके साथ जुड़ें और एक समाज में संदेश देने के साथ साथ एक जागृति भी लाने का काम आप करें। और ख़ास तौर से जनहित में जो काम कर रहे हैं आप, तो वो तो बेहतर बात है ही। लोगों को जागरूक करने के साथ साथ स्वास्थ्य महकमे को भी जागरूक करें कि ये जो हमारा पेशा है, ये समाज सेवा का पेशा है, सेवा बिल्कुल। भाव के साथ हमें करना है। और रहा सवाल ये कि कोई भी पेशा हो या कोई भी रोजी रोजगार का जरिया हो, वो निश्चित तौर पर भरण पोषण या तो आपके होगा ही, जीवन के लिए वो तो होता है। जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए ही आदमी किसी प्रोफेशन में जाता है। तो वो चीज़ तो इस पेशे के साथ ऑलरेडी जुड़ी हुई जुड़ी हुई है है। कि उसकी कोई कमी आने वाली नहीं है। लेकिन जो जिस वो अपने जो कहना चाहिए कि एक शपथ ली जाती है आपकी, बिल्कुल, जब बिल्कुल। जब आप डॉक्टरी करके निकलते हैं, तो शपथ का थोड़ा सा भी मान 10% भी यदि सारे चिकित्सक रख लें। बिल्कुल। और निश्चित तौर पर सुमित जी, एक चीज़ मैं और भी जानता हूं कि आपने जैसे कहा कि 10 मरीजों का इलाज कर रहे हैं तो 2 मरीज गरीब मरीजों का भी इलाज कर दें तो क्या जाता है। बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स भोपाल में हैं जिन्हें मैं जानता हूं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल चला रहे हैं, और वो ये काम आज से नहीं कई सालों से कर रहे हैं गरीबों का। बहुत इस खुशी की बिल्कुल बात है। उसकी उनकी पर, लेकिन ये है कि उनकी मदद दिखाई नहीं देती, क्योंकि जो कहते हैं ना कि मदद करो, दो सीधे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि उल्टे हाथ ने क्या किया। तो ये उनका रवैया था। ऐसे पर्सनली मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। और अब आप भी ऐसे ही मेरे जानने वालों में आप जुड़ गए हैं जो समाज सेवा के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर हमारी बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अहम जानकारी दी, अपने बारे में बताया, अपने अभियान के बारे में बताया। निश्चित तौर पर आप सफल होंगे, ये हमारी कामना है। बहुत शुक्रिया सुमित, आप हमारे कार्यक्रम में शिरकत किया आपने। तो शख्सियत में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।